नमस्कार रेल साथियों। ये पेपर जो हमने लिया है ये 24 अप्रैल 2022 का है। 24 अप्रैल 2022 का है और 24 अप्रैल 2022 का है और ये SCR रेलवे का है और WLI का पेपर है। WLI का पेपर है 24 अप्रैल 2022 लेटेस्ट है, महीना भर ही पुराना है। तो इस पेपर को हम सोल्व करेंगे और इस पेपर की जो सोल्व कमेटी रही है उसमें श्री राजीव रंजन शाह जो कि वर्तमान में CSWLI हैं और श्री राम खिलाड़ी जी मीणा और श्री हुकम सिंह मीणा और स्वयं मैं। तो ये सोलो कमेटी थी। तो चलिए इस पेपर का अपन देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, कोर्ट केस रिलेटेड टू सर्विस मैटर इज डील्ड एट इंटाइटल लेवल बाई। स्थापना विषय पर पहली याचिका दायर कहाँ की जाती है? तो वो कैट में की जाती है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1985 को हुई थी। मकसद ये था कि जो केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं उनकी जो समस्याएं हैं उनको तीव्र गति से सुलझाना, ये इसका मकसद था। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसमें। दूसरा प्रश्न है, वेयर इज RDSO लोकेटेड? RDSO कहाँ स्थित है? तो ये आपके लखनऊ में है। ऑप्शन ए, रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट है, विच स्टेज इज बेनिफिशियरी ऑफ द न्यूएस्ट रेलवे जोन इन इंडिया? भारत के किस राज्य को नया रेल जोन का फ़ायदा मिलेगा? तो वो है आंध्रा को मिलेगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, फर्स्ट दुरंतो एक्सप्रेस ट्रेन वाज रन बिटवीन? पहली दुरंतो एक्सप्रेस किस स्टेशनों के बीच चली? तो वो चली न्यू दिल्ली एंड सियालदा, ऑप्शन बी, न्यू दिल्ली एंड सियालदा, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 5 है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इन पॉइंट्समैन कैडर ऑफ ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट? यानी पॉइंट्समैन श्रेणी में सीधी भर्ती का प्रतिशत क्या है? तो वह है 100%, याद रखिएगा 100%, ऑप्शन डी। चलिए साथियों, हु इज द ऑथोरिटी टू रीअपॉइंटमेंट एन एम्प्लॉय हु हैज रिजाइंड फ्रॉम सर्विस? इस्तीफे के बाद कर्मचारी को वापस ज्वाइन कराने का अधिकार किसके पास होता है? तो यहाँ पर जो वापस कराने का अधिकार होता है वो कॉनकॉर्ड ब्रांच ऑफिसर को होता है, संबंधित शाखा अधिकारी को होता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, व्हाट इज द प्रोबेशन ड्यूरेशन ऑफ ए न्यू नॉन गजेटेड स्टाफ इन ईयर्स? एक नए गैर राजपत्रित रेल कर्मचारी की परीक्षा कितने साल की होती है? परिवीक्षा कितने साल की होती है? तो वो 2 साल की होती है। प्रोबेशन पीरियड के लिए पूछ रहा है, 2 साल का होता है, ऑप्शन बी आंसर आ जाएगा आपका। नेक्स्ट है, TADK स्टैंड फॉर? TADK का पूरा नाम क्या है? तो यहाँ पर TADK का पूरा नाम है, बी हो जाएगा, टेलीफोन अटेंडेंट एंड डाक खलासी। टेलीफोन अटेंडेंट एवं डाक खलासी, टेलीफोन अटेंडेंट एवं डाक खलासी, ऑप्शन बी हो जाएगा, टेलीफोन एंड डाक खलासी। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, व्हाट इज द मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर ए विडो डिपेंडेंट टू कंसिडर हर सुटेबल फॉर कंपनसेशन एंड अपॉइंटमेंट? एक विधवा के अनुकंपा नियुक्ति की योग्यता क्या है? 10वीं,
स्नातक, स्नातक, इनमें से कोई नहीं, उसके लिए कोई नहीं है। उसके लिए न तो 8वीं है, न 10वीं है, न उसको 4th क्लास में लिया जाएगा। और योग्यता के मामले में एक विधवा की अनुकंपा नियुक्ति की योग्यता के मामले कोई योग्यता नहीं है। अगर वो 10वीं की या 8वीं की या इनकी योग्यता नहीं रखती है तो उनको 4th क्लास में लिया जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है, रेट ऑफ CEA चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस पर चाइल्ड पर इन RS ईयर। CEA भत्ता एक बच्चे के लिए एक साल में कितना होता है? तो ये 27,000 रुपये होता है। 2 बच्चों के लिए 54,000 होता है। याद रखिएगा, ये पूरे एक शैक्षणिक रिकॉर्ड शैक्षणिक वर्ष के लिए होता है, एक शैक्षणिक ईयर के लिए होता है 27,000 एक बच्चे का। और ये अधिकतम शुरू के 2 बड़े बच्चे, जीवित बच्चे सबसे, जैसे किसी रेल कर्मचारी के 5 बच्चे हैं तो सबसे बड़े 2 जीवित बच्चों के लिए लागू होता है। जीवित शब्द यहाँ याद रखना आपको बहुत ज़रूरी है। जीवित, सबसे 2 बड़े बच्चे जीवित और वो पढ़ रहे हों उनके लिए ये लागू है। और ये 2 बच्चों पे 54,000 और प्रति बच्चा 27,000, और ये मैक्सिमम 2 बच्चों तक ही मिलता है, जो आप जानते भी होंगे। नेक्स्ट है, व्हाट इज मैक्सिमम ज्वाइनिंग टाइम ये एडमिसिबल टू रेलवे सर्वेंट इन डेज। ज्वाइनिंग टाइम की ऊपरी सीमा कितने दिन की है? तो ये आपके आप सभी जानते हैं, इसको 15 दिन की है। मिनिमम 10 दिन है, जो 1000 किलोमीटर तक की है। प्रशासनिक आधार पर ट्रांसफ़र होता है। और अगर आपकी दूरी 1000 से 2000 किलोमीटर के बीच है और प्रशासनिक आधार पर ट्रांसफ़र होता है तो 12 दिन है। और यदि आपकी 2000 से अधिक किलोमीटर की दूरी है और प्रशासनिक आधार पर आपका ट्रांसफ़र होता है तो ये 15 दिन की है। और यदि 2000 से अधिक किलोमीटर की दूरी है और आप बाई एरोप्लेन जाते हैं तो ये 12 दिन की है। बाई एरोप्लेन के लिए 12 दिन की है। लेकिन जो यहाँ प्रश्न पूछा हो, अधिकतम सीमा पूछा है, इसलिए ऑप्शन 15 हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट, ए काइंड ऑफ लीव अप्लाइड फॉर एंड सेक्शन कैन बी altered converted at the written request of the employee within days from the date the employee join ड्यूटी। किसी भी प्रकार के अवकाश को दूसरे अवकाश में बदलने का आवेदन कितने भीतर के दिनों के अंदर करना होता है? तो वो होता है आपको 30 दिन, 1 महीना। 1 महीना होता है 30 दिन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका इसमें, The unvalid period of joining time admissible to a railway servant shall be credited to his her leave account से बची हुई ज्वाइनिंग टाइम की अवधि किस प्रकार के अवकाश में संग्रहित होती है? तो वो होती है आपके LAP में। LAP में काउंट होती है, ऑप्शन ए। बची हुई ज्वाइनिंग टाइम की अवधि, मान लीजिए आपका ट्रांसफ़र 1000 किलोमीटर तक होता है, उसके लिए आपको 10 दिन का अवकाश मिलता है 1000 किलोमीटर के लिए। और मान लीजिए आपने वहाँ 2 दिन में ही ज्वाइन कर लिया तो आपके 8 दिन बच गए, तो वो 8 दिन की छुट्टी आपके LAP में ऐड हो जाएगी। जो LAP है आपकी, उसमें 8 दिन की छुट्टी ऐड हो जाएगी। तो यहाँ जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। चलिए नेक्स्ट है, द रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966 इज एप्लीकेबल टू रेल सेवा आचरण नियम अधिनियम किन पर लागू है? तो मैं आपको ये बता दूं कि जो रेल सेवा आचरण नियम 1966 है, रेल सेवा आचरण नियम 1966 है, वो राजपत्रित अधिकारी पर भी लागू है, गैर राजपत्रित अधिकारी पर भी लागू है। और यहाँ पे वो सी ऑप्शन सारे कर्मचारी, यानी ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, यानी अधिकारी और कर्मचारी सभी पे लागू है। तो आपका यहाँ ऑप्शन सी आ जाएगा। नेक्स्ट है,
किस रेल सेवा अधिनियम के अंतर्गत माइनर पेनल्टी आती है? किस रेल सेवा अधिनियम के अंतर्गत माइनर पेनल्टी यानी SF 11? तो यहाँ सी हो जाएगा। दहेज के विषय में कौन सा नियम है? 13A है। DR नियम दहेज के विषय में 13A, ऑप्शन बी। इनमें से किसके पास पेंशन काटने का अधिकार है? तो भारत के राष्ट्रपति के पास पेंशन काटने का अधिकार है, ऑप्शन ए। डिसिप्लिनरी अथॉरिटी जब दंड देने का ऑर्डर पास करते हैं तो ये भी देना अनिवार्य है। स्पीकिंग ऑर्डर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है विच ऑफ द स्टैंडर्ड फॉर्म इज यूज्ड फॉर इश्यूइंग द ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन? इनमें से कौन सा फॉर्म सस्पेंशन का है? तो सस्पेंशन का यहाँ बोले तो विच ऑफ द स्टेट स्टैंडर्ड फॉर्म इज टू बी यूज्ड फॉर इश्यूइंग द ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन? इनमें से कौन सा फॉर्म सस्पेंशन का है? SF 11 तो हो जाएगा आपके माइनर पेनल्टी, ये हो जाएगा मेजर पेनल्टी, ये हो जाएगा डीम्ड सस्पेंशन और ये हो जाएगा जांच अधिकारी की नियुक्ति। तो किसे मानेंगे आप? स्टैंडर्ड फॉर्म यूज्ड फॉर इश्यूइंग द ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन, इनमें से कौन सा फॉर्म सस्पेंशन का है? वैसे सस्पेंशन के लिए SF 1 आता है, सस्पेंशन के लिए SF 1 आता है, सस्पेंशन के लिए निलंबन के लिए SF आता है, और डीम्ड सस्पेंशन या प्रमाणित निलंबन या समझा गया निलंबन के लिए SF 2 आता है। तो यहाँ SF 2 है वो डीम्ड सस्पेंशन या प्रमाणित निलंबन या समझा गया निलंबन के लिए आएगा, और SF 7 है जो जांच अधिकारी की नियुक्ति के लिए आएगा, SF 5 है जो मेजर पेनल्टी के लिए आएगा, बड़ी शास्ति की चार्जशीट, SF 11 है जो छोटी शास्ति की चार्जशीट के लिए आएगा। तो यहाँ सस्पेंशन का तो SF 1 होना चाहिए जो कि ऑप्शन किसी में भी नहीं है, तो यहाँ SF 1 आएगा। सस्पेंशन के लिए निलंबन के लिए SF 1 आएगा, SF 1 आएगा यहाँ। चलिए SF 11 दिया जाता है जब सस्पेंशन की अवधि ड्यूटी मानी जाती है, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ड्यूटी मानी जाती है। When suspension is following by SF 11 the suspended time duration is treated as, जब सस्पेंशन के बाद SF 11 दिया जाता है सस्पेंशन की अवधि ड्यूटी मानी जाती है, ऑप्शन सी। When a railway staff is in police custody deemed suspension occurs after how many hours? तो ये 48 घंटे आ जाएगा आपके, यानी कितने घंटे की पुलिस कस्टडी में के बाद रेल कर्मचारी को सस्पेंड मान लिया जाता है? तो 48 घंटे, 2 दिन, 48 घंटे। हु कैन नॉट बी ए डिफेंस काउंसल? इनमें से कौन DAR में डिफेंस काउंसल नहीं बन सकता? तो वो है वकील। वकील नहीं बन सकता, रेलवे कर्मचारी बन सकता है, सेवानिवृत्त कर्मचारी बनवा सकता है, सस्पेंड किया हुआ कर्मचारी बन सकता है। तो यहाँ ऑप्शन ए। नेक्स्ट है इन विच सिनेरियो DAR इंक्वायरी इज नॉट नेसेसरी? किस प्रकरण में DAR जांच जरूरी नहीं होती है? रेल संपत्ति की क्षति, चयन परीक्षा में, कदाचार, विजिलेंस केस, क्रिमिनल केस में कॉवेंट होना। तो यहाँ 23 में सी आएगा, क्रिमिनल केस में कॉवेंट होना, ऑप्शन सी।
क्या रेलकर्मी एक ऐसे व्यक्ति से उधार ले सकता है जिसके साथ उसका सरकारी कामकाज हो? नहीं, ऑप्शन ए। हु इज नॉट एलिजिबल फॉर कंपनसेटेड ग्राउंड अपॉइंटमेंट, CGA, इनमें से कौन सा अनुकंपति नियुक्ति का हकदार नहीं है? विवाहित बेटी हकदार है, विधवा हकदार है, दूसरी पत्नी हकदार है, ब्रोदर इन लॉ पत्नी का भाई ये नहीं है। ऑप्शन आपका डी। नेक्स्ट है स्क्रीनिंग कमेटी फॉर कंपनसेशन ग्राउंड कॉन्स्टिट्यूंट्स ऑफ हाउ मैनी मेंबर्स, अनुकंपा चयन कमेटी में कितने सदस्य होते हैं? 3 सदस्य होते हैं। ऑप्शन बी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन ए। इनमें से किस वर्ग में रेल में सीधी भर्ती नहीं होती? ग्रुप बी में सीधी भर्ती नहीं होती है। करेक्ट आंसर। रेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? रेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये बड़ौदा में स्थित है। नेक्स्ट है CORES से संबंधित है। CO कोर और विद्युतीकरण से संबंधित है, जो कि इलाहाबाद में है ये, और ये विद्युतीकरण से संबंधित है। ऑप्शन सी। क्रीमी इस श्रेणी के लिए होता है। क्रीमी लेयर इज एप्लीकेबल टू विच कैटेगरी, क्रीमी लेयर किस श्रेणी के लिए होता है? तो क्रीमी लेयर होता है आपके OBC के लिए होता है। ऑप्शन सी। क्रीमी लेयर है जो OBC के लिए होता है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है NPS इज एप्लीकेबल टू रेलवे एम्प्लॉय रिक्रूटेड आफ्टर, NPS इस साल की भर्ती से लागू है। तो यहाँ आ जाएगा आपके 2004, 1/1/2004 के बाद NPS लागू हो जाता है। पहले ये न्यू स्कीम, न्यू पेंशन सिस्टम था, अब इसको नेशनल पेंशन सिस्टम कर दिया गया है। नाम भी इसको चेंज कर दिया गया है। वर्तमान में इसको नेशनल पेंशन सिस्टम बोला जाता है, और ये 1/1/2004 के कर्मचारियों के बाद के लिए लागू है, ये आप सभी जानते होंगे। नेक्स्ट प्रश्न जो इसमें है, वंदे भारत एक्सप्रेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, वंदे भारत इस प्रकार का एक उदाहरण है। वंदे भारत ट्रेन एक्सप्रेस इस प्रकार का एक उदाहरण है। EMU, DEMU, MAGLI और पार्ट में क्या है WAP। तो यहाँ आपका जो आंसर हो जाएगा EMU। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पर। नेक्स्ट है DFCCIL इज डायरेक्टली रिलेटेड टू, DFCIL भाग मामले में सीधी तौर से संबंधित है। निजी साइडिंग, माल ढुलाई, रेल यात्री गाड़ी, कर्मचारी परीक्षण, प्राइवेट स्लाइडिंग। DFCCIL is directly related to, इस मामले में सीधी तौर से संबंधित है। रेल यात्री गाड़ी नहीं, कर्मचारी प्रशिक्षण नहीं, निजी साइडिंग या माल ढुलाई, गुड्स ट्रैफिक, प्राइवेट स्लाइडिंग्स। ऑप्शन ए माल ढुलाई।
नेक्स्ट है अपॉइंटिंग अथॉरिटी ऑफ ग्रुप ए ऑफिसर इन रेलवे इज। ग्रुप ए कर्मी को रेल में नियुक्ति इनके द्वारा प्रदान होता है। राष्ट्रपति। ग्रुप ए कर्मी को रेल में नियुक्ति इनके द्वारा प्रदान होता है। ग्रुप ए में 35 में सी राष्ट्रपति। नेक्स्ट है पेनल्टी फॉर इलीगल स्ट्राइक एंड लॉकआउट्स इज प्रोवाइडेड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द आईडी। गैर कानूनी बंद तथा लॉकआउट आईडी एक्ट के इस धारा में उल्लेखित है। धारा 25 ऑप्शन ए। धारा 25 ऑप्शन ए। आरटीआई की फीस कितनी है? आरटीआई की फ़ीस कितनी है? आरटीआई की फ़ीस 10 रुपये है। 10 रुपये का पोस्ट लोड लगता है, 10 रुपये। ऑप्शन ए। अंडर आरटीआई एक्ट द लैंग्वेज ऑफ एन एप्लीकेशन में बी इन। आरटीआई एक्ट के अंतर्गत इस भाषा की अनुमति है। अंग्रेजी, हिंदी, क्षेत्रीय भाषा, इनमें से कोई भी। करेक्ट ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी हो सकती है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है चेयरमैन ऑफ स्टाफ बेनिफिट फंड कमेटी एट ए जोन। कर्मचारी कल्याण निधि का जोन में चेयरमैन कौन होता है? जोन में कर्मचारी कल्याण निधि का स्टाफ बेनिफिट फंड का चेयरमैन जोन में चेयरमैन जीएम, पीएफए ये तो नहीं होता। स्टाफ बेनिफिट फंड का जोन में चेयरमैन होता है वहाँ पीसीपीओ। स्टाफ बेनिफिट फंड कर्मचारी कल्याण निधि का जोन में जो चेयरमैन होता है वो पीसीपीओ होता है, प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर। ऑप्शन बी। एनपीएस स्कीम में कितने टायर हैं? कितने टायर हैं? 2 टायर हैं, टायर फर्स्ट और टायर सेकंड। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वालिफाइंग सर्विस फॉर रिटायरमेंट पेंशन ईयर। साधारण पेंशन के लिए कितने साल की सेवा होनी चाहिए? क्वालिफाइंग सर्विस फॉर रिटायरमेंट पेंशन इन ईयर। साधारण पेंशन के लिए कितनी साल की सर्विस होनी चाहिए? तो वो 10 साल की। ऑप्शन डी। 10 साल की रेल सेवा के बाद कर्मचारी पेंशन का हकदार हो जाता है और 20 साल की सर्विस के बाद वो वीआरएस का हकदार हो जाता है और मानार्थ पास मिलता है जो रिटायरमेंट के बाद मिलता है। तो मानार्थ पास के लिए भी कम से कम रेलवे की 20 साल की सर्विस जरूरी है। नेक्स्ट है गजेटेड ऑफिसर इज एलिजिबल फॉर हाउ मेनी सेट्स ऑफ प्रिविलेज पास पर ईयर। राजपत्रित अधिकारी को साल में कितने सेट प्रिविलेज पास मिलता है? राजपत्रित अधिकारी को साल में कितने प्रिविलेज पास सेट मिलते हैं? तो यहाँ आपके हो जाएगा 6 सेट पर ईयर। और ग्रुप सी और ग्रुप डी कर्मचारी को 5 साल तक 1 सेट पास पर ईयर मिलता है, 1 सेट। और 5 साल की सर्विस के बाद 3 सेट पर ईयर, 3 सेट
पर ईयर। और पीटीओ की बात करें तो पीटीओ में कोई बेईमानी नहीं है, अधिकारी को भी 4 सेट पर ईयर और ग्रुप सी और डी कर्मचारी को भी 4 सेट पर ईयर। और इनकी जो वैधता होती है पास की और पीटीओ की, वो 5 माह की होती है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, इन केस ऑफ इंटेंसिव कैटेगरी ड्यूटी अबव एंड हार्स इज कॉल्ड। इंटेंसिव श्रेणी में 8 घंटे से अधिक कार्य को क्या कहते हैं? 8 घंटे से अधिक के कार्य को कहते हैं लॉग ऑन। ऑप्शन बी, लॉग ऑन कहते हैं, ऑप्शन बी। व्हाट इज आरएलसी? रीजनल लेबर कमिश्नर विथ रेस्पेक्ट टू लेबर इश्यूज। श्रम मामलों में आरएलसी क्या होता है? रीजनल लेबर कमिश्नर। 44 में सी, रीजनल लेबर कमिश्नर। नेक्स्ट है, इफ ड्यूरेशन ऑफ रेस्ट इज लेस देन 1-2 hours in between roster duties of 6 hours each in intensive category it is called। अगर इंटेंसिव श्रेणी के कर्मी को 12 घंटे से कम आराम दिया जाए तो 6 घंटे के कार्यों के बीच, तो उसे ये कहते हैं, उसे कहते हैं लॉग सोल्ट ऑफ, सोल्ट इन नहीं, लॉग इन नहीं। अगर इंटेंसिव श्रेणी कर्मी को 12 घंटे से कम आराम दिया जाए तो 6 घंटे के कार्य के बीच, तो उसे ये कहते हैं, तो उसे ये कहेंगे शॉर्ट ऑफ, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑफ, इसको कहेंगे सोल्ट ऑफ। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, हु हैज़ द पावर टू डिक्लेयर कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन रेलवेज एज इंटेंसिव। किसी रेल कार्य को इंटेंसिव घोषित करने का अधिकार किसके पास है? तो वो है आपके पीसीपीओ, पीसीपीओ, ऑप्शन बी। HOAR हावर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेगुलेशन इज रिलेटेड टू। HOAR इससे संबंधित है, तो यह आपके कार्य को श्रेणी देना, क्लासिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉयड, पहला ही हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है साथियों, 48 नंबर है, mechanism in railways to manage difference with organized labor union is called। रेल में यूनियन के साथ समन्वय करने की प्रणाली को कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रेम, NMS ये तो नहीं होगा, SBB नहीं होगा, रेल में यूनियन के साथ समन्वय करने की प्रणाली को कहते हैं, कौन सी प्रणाली कहेंगे? प्रेम या PNM? रेल में यूनियन के साथ समन्वय करने की प्रणाली, PNM जो होती है प्रशासन और PNM के जो सदस्य होते हैं उनके बीच होती है। और प्रेम, तो यहाँ जो राइट आंसर आएगा
प्रेम में भी इसके लिए है, PNM भी इसके लिए है। तो क्या आएगा यहाँ राइट आंसर, C या A? रेल में यूनियन के साथ, रेल में यूनियन के साथ ये होती है प्रशासन में भागीदारी, प्रेम की होती है प्रशासन में भागीदारी। और समन्वय की जहाँ बात आएगी, मैकेनिज्म इन रेलवे टू मैनेज डिफरेंस विथ ऑर्गेनाइज्ड लेबर यूनियन। तो एम्प्लॉयमेंट कर्मचारी की प्रशासन के साथ भागीदारी, ये तो आएगी प्रेम। और रेल में यूनियन के साथ समन्वय करने की प्रणाली आएगी C, ऑप्शन C, राइट आंसर C। आप बता सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में। प्रश्न संख्या 48, वैसे मेरे हिसाब से ये C करेक्ट है। विच ऑफ दीज इज नॉट ए लेवल टू PNM? PNM कौन सी PNM की श्रेणी नहीं है? तो 49 में PNM की श्रेणी नहीं है, जोन PNM की श्रेणी है, डिवीजन भी PNM की श्रेणी है, बोर्ड लेवल भी श्रेणी है, PMO नहीं है, ऑप्शन D। और साथियों इस वीडियो का ये लास्ट प्रश्न है। क्रेच इज मैंडेटरी इन ए फैक्ट्री इफ इट एम्प्लॉयज, क्रेच कितनी महिला कर्मी होने पर अनिवार्य है? तो ये आ जाएगा आपके 30 पे बाल शिशु गृह होने का अनिवार्य। अगर कारखाने में 30 महिलाएं हैं तो बाल शिशु गृह का होना अनिवार्य है, यानी क्रेच बाल शिशु गृह का होना अनिवार्य है 30 महिला कर्मियों पर। और 150 पर आ जाएगा आपके, यदि किसी कारखाने में 30 महिलाएं हैं तो वहाँ क्रेच का होना जरूरी है, यानी कि बाल शिशु गृह का होना अनिवार्य है। 30 महिला नहीं, 30 या 30 प्लस, 30 या 30 प्लस। और यदि 150 आदमी हैं कारखाने में तो वहाँ फर्स्ट एड बॉक्स की व्यवस्था होनी चाहिए। और यदि 250 आदमी हैं तो वहाँ कैंटीन की व्यवस्था होनी चाहिए, वहाँ पर कैंटीन की व्यवस्था होनी चाहिए। और यदि 500 आदमी हैं तो वहाँ पे डिस्पेंसरी, एम्बुलेंस और कल्याण निरीक्षक होना ज़रूरी है। डिस्पेंसरी, एम्बुलेंस और कल्याण निरीक्षक, वेलफेयर इंस्पेक्टर 500 आदमियों पर। और 1000 आदमियों पर चीफ सेफ्टी ऑफिसर CSO की नियुक्ति होना ज़रूरी है। 1000 आदमियों पर चीफ सेफ्टी। तो ये मैंने सारे प्रश्न बता दिए हैं, कोई सा भी आ जाए आप उत्तर दे सकते हैं। यदि वो पूछे कि कितने आदमियों पर CSO की नियुक्ति होना ज़रूरी है, CSO का मतलब है चीफ सेफ्टी ऑफिसर, तो वो 1000 आदमियों पर। और यदि वो पूछ ले डिस्पेंसरी, एम्बुलेंस, कल्याण निरीक्षक, तो वो 500 आदमियों पर। और वो पूछ ले फर्स्ट एड बॉक्स की व्यवस्था कितने आदमियों पर, तो 150 पर। और यदि वो पूछ ले कैंटीन कितने आदमियों पर होनी चाहिए, तो 250 आदमियों पर। और वो पूछ ले क्रेच बाल शिशु गृह की स्थापना कितनी महिलाओं पर होनी चाहिए, कम से कम कितनी महिला होनी चाहिए, तो कम से कम 30 महिला, ऑप्शन ए, 50 का ऑप्शन ए। तो ये था साथियों हमारा SER रेलवे का WLA का पेपर, जो हाल ही में आयोजित हुआ था 24 अप्रैल 2022 को। तो हमने इसके 50 प्रश्न कर लिए थे। अब 51 से 100 तक पार्ट 2 में करेंगे। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। यदि आपको किसी प्रश्न में ऑब्जेक्शन है तो आप मुझे विथ प्रूफ 8502030400 पर शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारी कमेटी उस प्रश्न पर डिस्कस करेगी और उसका रियल उत्तर आपको बताया जाएगा, चाहे उसके लेवल है हमें अलग से करेक्शन वीडियो बनाना पड़े। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय रेल, जय हिंद।